स्वागत है सभी का। और हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के थर्ड पार्ट की। अब तक हम लगभग 81 क्वेश्चन नंबर 81 तक पहुंच चुके हैं और हालांकि टोटल 81 क्वेश्चन नहीं लिए हमने। इम्पोर्टेंट या जो ESE एग्जाम्स में या गेट एग्जाम्स में पूछे गए जो क्वेश्चन है उन्हीं को हमने जो है सॉल्व किया है। और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो जैसे कि टेक्निकल एजुकेशन लेक्चरर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको लगे कि वीडियो स्लो हो रहा है तो आप 1.5 की स्पीड करके और फिर उसको फटाफट देख सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका भी समय बचेगा और वीडियो भी जो है क्वेश्चंस भी कवर अप सारे होंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 तक हम बात कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 81 में हमसे सॉलिड यूनिफॉर्म बार के लिए कहा था, जो कि सेल्फ वेट के कारण उसकी एलोंगेशन हमसे पूछी थी। और हमने कहा था कि एलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट जिसका फॉर्मूला होता है WL/2AE, ठीक है। और ये भी हमने देखा था कि जो डेल एलोंगेशन है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और एरिया किसमें इंक्लूड क्या करता है, 5/4 × d², मतलब डायमीटर का स्क्वायर भी इंक्लूड करता है। तो जो एलोंगेशन है ड्यू टू सेल्फ वेट वो डायमीटर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि elongation of the bar due to self weight is proportional to L inversely proportional to diameter square, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में भी सेम कहा है, सिलेंड्रिकल रोड है जिसकी लेंथ L दे रखी है, डायमीटर D है, फिक्स कर रखी है अपर एंड पर और वर्टिकली हैंग कर रखी है। तो एलोंगेशन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड ड्यू टू सेल्फ वेट। अब भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया WL/2AE। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2007 में पूछा गया था, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा गया है, सिलेंड्रिकल रोड ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D इज रिजिडली फिक्स्ड एट इट्स अपर एंड एंड हैंग्स वर्टिकली। द एक्सटेंशन प्रोड्यूस्ड इन द रॉड ड्यू टू सेल्फ वेट is stated to be del. What extension will be produced when load is equals to self weight of the bar is applied at the free end of the bar? देखिए क्वेश्चन क्या क्या रखा है हमसे। क्वेश्चन से हम ये देखते हैं कि जो एलोंगेशन प्रोड्यूस हुई है ड्यू टू सेल्फ वेट उसको हमने डेल से स्टेट कर दिया, ठीक है ना। और उसका फॉर्मूला होता है WL/2AE, ठीक है। लेकिन हमसे ये कहा गया है कि जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है कि अगर फ्री एंड पर हम सेल्फ वेट के इक्वल लोड अप्लाई करें तो उसके कारण एक्सटेंशन क्या होती है, WL/AE। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें हम तो आप देखेंगे इससे ये कट जाएगा। या हम डायरेक्टली ऐसे बात कर सकते हैं कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इस पोर्शन का आधा है। तो हम कह सकते हैं ये डेल जो है, del1 जो है वो डेल का दुगना है, ठीक है ना। तो del1 = 2 डेल हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। ये दुगना है किससे, इससे, क्योंकि ये 1/2 है, ठीक है। तो हमारा यही क्वेश्चन, यही आंसर था, 2 डेल आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। इसमें हमसे क्या रखा है, द रेशियो ऑफ एलोंगेशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार। देखिए गौर से पढ़िएगा क्वेश्चन को, प्रिज्मेटिक बार के बारे में कहा रखा है। ड्यू टू इट्स टोटल सेल्फ वेट W टू दैट ऑफ सिमिलर बार विद एन एडिशनल वेट W अटैच्ड एट द फ्री एंड इज। दोनों का रेशियो पूछा है हमसे। तो दोस्तों जब प्रिज्मेटिक बार की बात करते हैं, मैं PB से डिनोट कर देता हूँ प्रिज्मेटिक बार, और स्पेसिफिक वेट की टर्म में इसका ड्यू टू सेल्फ वेट हम एलोंगेशन निकालते हैं तो इसका होता है WL²/6E, ठीक है। और अगर नॉर्मल बार की बात करूं और ड्यू टू सेल्फ वेट उसका जो एलोंगेशन होती है उसके लिए हम कहते हैं WL²/2E, ठीक है। और जो स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, यही तो कहते हैं। तब जाके ही तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये इस स्पेसिफिक वेट की जगह W/AL रखेंगे तो ये आ जाएगा WL/2AE, इस प्रकार से आएगा, ठीक है ना। तो जब प्रिज्मेटिक बार की बात करेंगे तो WL²/6E और नॉर्मल बार की बात करें तो उसके लिए WL²/2E। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो हमसे पूछा गया है। तो अब रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, तो आप क्या करोगे, सीधा सा इनका डिवाइड कर दोगे। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे इनका तो आ जाएगा WL²/6E मल्टीप्लाई बाय 2E/WL², ठीक है। WL² से WL² गया, E से E गया, 2 से 6 गया 3 टाइम्स, ठीक है ना। तो अपना रेशियो आ गया 1/3। देखिए था आंसर हमारा है 1/3।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये सारे इजी क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 89 भी बहुत अच्छा है, जो कि इंजीनियरिंग सर्विस 98 में पूछा गया था। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कंसीडर अ बार ऑफ लेंथ L एंड टेपरिंग यूनिफॉर्मली फ्रॉम डायमीटर D2 टू D1 एंड सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड W, एक्सटेंशन ऑफ रोड विल बी। तो दोस्तों जब भी हम टेपरिंग रोड की बात करते हैं इस प्रकार से, अगर मान लेते हैं ये D1 है ये वाला, और ये D2 है, ठीक है, तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है उसका फॉर्मूला निकल के आता है 4 इंटू WL अपॉन पाई E D1 D2, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। देख लेते हैं, यही फॉर्मूला पूछा है 4WL अपॉन पाई D1 D2 इंटू E, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 में लिखा हुआ है टेपरिंग बार डायमीटर्स ऑफ एंड सेक्शंस बीइंग D1 D2 एंड बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल सेक्शन D हैव द सेम लेंथ are subjected to same axial pull. Both the bars will have the same extension if D equals to। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, मान लीजिए ये बार है, इस पे एक्सटेंशन इस पे फोर्स लगा हुआ है, एक पुलिंग फोर्स लगा हुआ है, इस प्रकार की है, और एक नॉर्मल बार है उस पर भी उतना ही फोर्स लगा हुआ है। इस पे मान लीजिए P लगा हुआ है, तो इस पे भी P लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसकी एक्सटेंशन क्या होती है 4WL अपॉन, अगर इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ भी L है, तो इसकी एक्सटेंशन कितनी होगी 4WL अपॉन पाई E D1 D2। तो इसकी कितनी होती है डेल इज इक्वल टू, हमने देखा है WL अपॉन A ही होता है, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई बाई 4 इंटू D स्क्वायर, ठीक है ना। अगर इन दोनों को कंपेयर करें, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद में कंपेयर करते हैं। अगर हम टेपरिंग को डेल 1 लेते हैं तो टेपर बार जो है उसके लिए होता है 4WL अपॉन पाई E D1 D2, ठीक है। अगर हम नॉर्मल बार की बात करें, उसको डेल 2 लेते हैं, तो ये हो जाएगा WL, एरिया क्या होता है पाई बाय 4 इंटू D स्क्वायर इंटू जो E है AE, ठीक है। 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये भी बन जाएगा 4WL अपॉन पाई D स्क्वायर इंटू E। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर कीजिए, 4WL से 4WL गया, पाई से पाई गया, E से E गया, यहां बच गया D1 D2, यहां बच गया D स्क्वायर। तो अगर D की बात करें तो ये अंडर रूट में आ जाएगा D1 D2। यही हमसे पूछा था कि D की टर्म में कि एक्सटेंशन सेम कब होगी, जब D इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट D1 D2। तो हमारा यही आंसर है अंडर रूट D1 D2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या रखा है, कंसिडर 2 रॉड्स AB ऑफ सेम मटेरियल्स एंड सब्जेक्टेड टू इक्वल एक्सियल लोड्स। 2 रोड्स हैं A और B, उनके मटेरियल्स भी सेम है, एक्सियल लोड भी सेम है। रोड A है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की है, उसका डायमीटर D है। जो रॉड B है वो टेपर है और यूनिफॉर्मली फ्रॉम डायमीटर D एट वन एंड टू डायमीटर D/2 अदर एंड, मतलब एक तरफ जो है D है, दूसरी तरफ D/2 है। उन दोनों का रेशियो जो है एलोंगेशन का वो हमसे पूछा है, तो देख लेते हैं। एक नॉर्मल रोड है जिसका डायमीटर D है, लेंथ और जो है मटेरियल सेम है, ये फोर्स लगा हुआ है, पुलिंग फोर्स भी सेम लगा हुआ है। दूसरी एक रोड है जिसका एक डायमीटर D है, दूसरा D/2 है। तो हमको पता है इसके लिए जो एलोंगेशन होती है 4WL अपॉन पाई E D1 D2। D1 तो हो गया D और D2 हो गया D/2, ठीक है। और इसके लिए नॉर्मल जो रोड है उसके लिए हो गया 4WL अपॉन पाई E इंटू D स्क्वायर, या डायरेक्टली अपन WL अपॉन A ही कर सकते हैं, मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया है। तो ये भी ये D1 नहीं है, ये D1 नहीं है, D स्क्वायर है ओनली। तो अब देखते हैं, हम कंपेयर कीजिए इन दोनों का। अगर रेशियो निकालें हम, 4WL से 4WL कट गया, पाई से पाई कट गया, D1 स्क्वायर सॉरी D स्क्वायर है तो D स्क्वायर से D स्क्वायर कट गया, ये 2 ऊपर चला गया, इसमें कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा है, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा मतलब यहाँ पर 2 बचा है। तो हमारा रेशियो हो गया 1:2। तो हमारा राइट आंसर होगा 1:2। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम कुछ रिलेशंस की, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी को याद होने चाहिए। तो रिलेशंस हमारे होते हैं 3 रिलेशन बेसिकली हम जानते हैं।
पहला रिलेशन है जिसमें हम यंग्स मॉडुलस, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ई की बात करते हैं, फिर शेयर मॉडुलस की बात करते हैं जिसको हम जी से डिनोट करते हैं या फिर सी से डिनोट करते हैं, और तीसरा बल्क मॉडुलस की बात करते हैं जिसको हम के से डिनोट करते हैं। इन तीनों की हम बात करेंगे। अगर हम तीनों को ई की फॉर्म में लिखें तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ई की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। ई की फॉर्म में हम लिखेंगे सबसे पहला रिलेशन, यदि हम E इज इक्वस टू जी की टर्म में लिखें, जी को ई की टर्म में लिखते हैं, मतलब शेयर मॉडुलस को, तो हम लिखेंगे ये आ गया 2g 1 प्लस म्यू। फिर दूसरा आता है E इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस 2 म्यू। और तीसरा आता है E इज इक्वल टू, दोनों को एक साथ लिखें, 9kg अपॉन 3k प्लस सी। अब म्यू क्या है? म्यू जो है वो पॉइजन रेशियो की वैल्यू है डेल डी बाय डी अपॉन डेल एल बाई एल, ठीक है। और म्यू इज इक्वल टू होता है 1/m। ये आपको ध्यान रखनी है। अब बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं रिलेशंस पर पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। अब इन्हीं को ही एक्सचेंज करके दे देगा। इन तीनों रिलेशंस, बेसिक रिलेशन से ही आपको याद होनी चाहिए, और बाकी क्वेश्चंस इन्हीं के ऊपर आते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 98 में लिखा हुआ है इलास्टिक कांस्टेंट्स E, G एंड K आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। अगर तीनों का रिलेशन अगर एक्सप्रेस करना हो तो सीधा सा है 9 kg आपको याद रखना है, ऊपर 9 किलो में आपको 3k प्लस g का भाग दे देना है, ठीक है ना। ये पहली रिलेशन है। हमसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, अगर E को और K और G को, देखिए ऊपर एक क्वेश्चन था उसका आंसर ये है। तो अगर अपन इस क्वेश्चन को इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो हमको पता है E इज इक्वल टू होता है 9kg अपॉन 3k प्लस g, इस प्रकार से होता है। इनको अलग अलग कर दीजिए। E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस 9kg अपॉन g, ठीक है, अपॉन 1 कर दीजिए। जैसे ही आप इसको जस्ट ऑपोजिट करोगे तो ये आ जाएगा 1/e, उल्टा कर दीजिए, k से k कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3g प्लस g से g कट गया 1/9k, 1/e इज इक्वल टू 1/3g प्लस 1/9k, यही था। और भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें से 9 आप क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, तो ऊपर आ जाएगा 3, और 9 इसमें से हटके यहाँ चला जाएगा 9/e 3/g प्लस 1/k, 9/e इज इक्वल टू 3/g प्लस 1/k। इस प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रखा है यंग्स मॉडुलस E, शेयर मॉडुलस G, पॉइजन रेशियो म्यू फॉर अ मटेरियल आर रिलेटेड बाय। अगर G और म्यू को हम रिलेट करते हैं तो G की वैल्यू हमने 2G से रिप्रेजेंट की थी, E इज इक्वल टू 2G और आ जाएगा 1 प्लस म्यू। अगर मान लीजिए K की बारे में कहता तो K के लिए होती रिलेशन E इज इक्वल टू 3K और 1 माइनस 2 म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पहली रिलेशन है वो इसके लिए है, यहाँ पर केवल और केवल 1 प्लस म्यू आएगा, ठीक है ना। 100 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इन टर्म्स ऑफ पॉइजन रेशियो म्यू द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस E टू शेयर मॉडुलस। अब E और G का रेशियो हमसे पूछा है। E और G का रेशियो आप देखिए, इसमें इसको डिवाइड कर दोगे तो 1/, क्या बचेगा हमारे पास में, केवल और केवल 2 इंटू 1 प्लस म्यू, यही तो है इन दोनों का रेशियो। तो 2 इंटू 1 प्लस म्यू, ये रेशियो हमारा बच जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करें, इसमें लिखा हुआ है म्यू की वैल्यू हमसे पूछा है और E की वैल्यू दे रखी है। E की वैल्यू हमें दे रखी है 120 और G की वैल्यू हमें दे रखी है 50। तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, फॉर्मूला आपके पास में है E इज इक्वल टू
2g 1 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू पूछी है आपसे, ई की वैल्यू 120 दे रखी है, इजी अपॉन कर दीजिए, जी को इस साइड में ले लीजिए, 2 इंटू 50 कर दीजिए, इजी इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू इधर आ जाएगा। तो ये तो हो गया 100, तो ऊपर आ गया 1.2 इजी इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू, तो म्यू को इधर लोगे तो ये 1 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं। अब इसमें हमसे पूछा है ई बाई के का रेशियो, तब ई बाई के का रेशियो कैसे निकालेंगे, 3k 1 माइनस 2 म्यू, ये होता फॉर्मूला, के नीचे आ जाएगा 3 1 माइनस 2 म्यू, इस प्रकार से आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है यंग्स मॉडुलस ई जो है अगर बल्क मॉडुलस के बराबर हो जाए तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, कि अगर ई जो है वो के बराबर हो जाए तो म्यू की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, तो ई बाई के का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे फिर, तो हमारे पास में फॉर्मूला आता है ई इज इक्वल्स टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। हमसे ई बाई के का रेशियो निकाल के हम यूं कहें कि हमको म्यू की वैल्यू पता करनी है, यदि ई है के बराबर हो जाए तो हम क्या करेंगे, ई अपॉन के भी ई के बराबर हो गया, 3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 म्यू बच गया। आप इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 म्यू बराबर 1 माइनस 1 अपॉन 3, ई से तो ही कट जाएगा, 1 अपॉन 3 बच जाएगा, तो यहां से बचेगा 1/3 2/3 और म्यू की वैल्यू हो जाएगी 2/3 इंटू 2 से 2 कट गया तो म्यू की वैल्यू हो गई 1/3। तो आंसर हमारा हो गया 1/3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 104वां, जिसमें लिखा हुआ है यंग्स मॉडुलस और म्यू की वैल्यू हमको गिवन है 2000 जीपीए और 0.25, बल्क मॉडुलस हमसे पूछा है के की वैल्यू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हो जाएगा। आप एक बार सॉल्व करें ना इस क्वेश्चन को, हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या रखा है, a bar produces a lateral strain of magnitude -16 × 10⁻⁻5 मीटर पर मीटर। ठीक है, स्ट्रेन है तो कोई यूनिट नहीं है, ये कट जाएगी। ठीक है, व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड 300 MPa along the axial direction, what is the elastic modulus if Poisson ratio is 0.3। म्यू की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड दे रखा है, स्ट्रेस की टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है, मतलब W/A की वैल्यू हमको गिवन है 300 MPa। हमसे म्यू की वैल्यू गिवन है हमको 0.3 दे रखी है, हमसे ई की वैल्यू पूछी है। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारा फॉर्मूला जो होता है डेल एल का फॉर्मूला होता है WL/AE। हमसे ई की वैल्यू पूछी है, मतलब डेल एल भी नीचे आ जाएगा, तो E इज इक्वल्स टू W/A L/del L। ठीक है, हमें म्यू की वैल्यू दे रखी है, हमें डेल L/L की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो कैसे निकलेगी। लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू हमें गिवन है, तो लेटरल स्ट्रेन होती है डेल D/D और म्यू की वैल्यू होती है डेल D/D अपॉन डेल L/L। तो जैसे ही हम म्यू की वैल्यू को लेटरल स्ट्रेन की वैल्यू में डिवाइड करेंगे, डेल एल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये है 60 × 10⁻⁻5 और इसमें 0.3 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 200 × 10⁻⁻5, ये डेल L/L की वैल्यू आ गई। सिग्मा की वैल्यू 300 MPa दे रखी है, मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट ऑपोजिट डिवाइड करके, तो हम लिखेंगे 300 MPa मतलब 10⁻6 डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 200 × 10⁻⁻5। ये ऊपर जाएगा तो आप देख सकते हैं ये आ जाएगा, ये 1.5 इंटू ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 10⁻11। तो डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं 150 GPa। ठीक है ना, 2 इसमें आ जाएगी तो ये 10⁹ बन जाएगी, और 9 क्या होती है, गीगा। ठीक है, 150 GPa। तो आंसर हमारा हो जाएगा 150 GPa। इंजीनियरिंग सर्विसेज 2009 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में हमसे कहा गया है कि एक स्टील ब्लॉक है 200 × 100 × 50 mm का, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फोर्स लगा हुआ है 15 MPa, यंग्स मॉडुलस दे रखी है
और पॉइजन रेशियो की वैल्यू 0.3, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 200, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। अब वॉल्यूम चेंज हमसे पूछा गया है, इसके लिए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला आना चाहिए। चेंज इन वॉल्यूम पूछा है हमसे, तो चेंज इन वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे डेल वी बाय वी इज इक्वल टू, हम जानते हैं 3 सिग्मा अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू। इस प्रकार से होता है। हमें म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3, हमें ई की वैल्यू गिवन है 200 इंटू एमपीए में दे रखी है ना, जीपीए में दे रखी है, तो 200 इंटू 10 टू द पावर 9, और हमें सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 15 एमपीए, मतलब 15 इंटू 10 टू द पावर 6। तो हम सीधा पुट कर देंगे 3 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 10 टू द पावर 9, 1 माइनस 2 इंटू म्यू 0.3 इंटू 2.6, तो ये आ जाएगा 0.4। अब देखिए यहाँ 6 है, ये 9 है, आप काट सकते हैं 6, ये बच गया 3, ठीक है। फिर और भी जब आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 45 अपॉन 2000 इंटू 0.4, ठीक है। जब इसको आप कट करोगे ये 5 टाइम्स कट जाएगा और 5 से ये 9 टाइम्स कट जाएगा, तो लगभग ये आ जाएगी आपके पास में 90 mm क्यूब, ठीक है ना, 90 mm क्यूब की समथिंग ये आ जाएगी। तो mm क्यूब में पूछा है तो 90 हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है कि ये क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन पूछे आते हैं। जैसे कि LT लेक्चरल टेक्निकल एजुकेशन की बात करूँ तो एक क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्टली, क्वेश्चन नंबर 110, फॉर लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल द नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स रिक्वायर्ड टू रिलेट द स्ट्रेस स्ट्रेन। तो कितने चाहिए? स्ट्रेस स्ट्रेन को रिलेट करने के लिए 2 ही चाहिए, ठीक है। कोई से भी 2 हो सकते हैं। इसमें ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि भाई एटलीस्ट कितने एक्सप्रेस करने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है। हमने रिलेशन देखी थी ई और जी की, ई और की, फिर एक हमने देखी थी तीनों की, ई के जी। तो कोई से भी 2 हैं, उससे हम स्ट्रेस स्ट्रेन की जो है रिलेशन को पता कर सकते हैं। तो 2 चाहिए होते हैं, 2 कॉन्स्टेंट्स इलास्टिक या वो हमको रिक्वायर होते हैं, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ई जी के डिनोट्स द यंग्स मॉडुलस फॉर रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस फॉर एन इलास्टिक मटेरियल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पॉसिबली ट्रू। कौन कौन सा हो सकता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो बल्क मॉडुलस है वो ई के बराबर हो सकता है, ठीक है ना, ये हम कह सकते हैं। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा के इज इक्वल्स टू ई, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दे रखी है, तो उस मेल पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।